देखिए आज जो पढ़ा जाएगा ना, क्या है? मानव उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? बेकार पदार्थों को बाहर निकालना, यानी बेकार पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। समझ रहे हैं? तो सुनिए, यानी हम लोगों के शरीर से ना कई अंग हैं जो क्या करते हैं? बेकार पदार्थों को बाहर निकालते हैं। यानी अपशिष्ट पदार्थों को ऐसे कई अंग हैं जो क्या करते हैं? निकालते हैं। जैसे में त्वचा, हम लोगों का त्वचा है, त्वचा से पसीना निकलता है कि नहीं निकलता? वो भी क्या है? जो पसीना निकलता है वो भी हमारे शरीर में बेकार है, अपशिष्ट पदार्थ है। आंसू, आंखों से जो आंसू निकलते हैं होता है ना, तो वो भी क्या है? मजाक नहीं, जो आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो भी क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। कि उसको रख लेते हैं ऐसे करके अपने आंखों में? नहीं ना, तो उसको भी रख लेते हैं। यानी उसको भी क्या करते हैं? जब कोई दुख होता है, चाहे कहीं चोट लग जाता है, तो आंसू निकलने लगते हैं, होता है। उसी तरह ये नाक से जो है बलगम, बलगम है, बलगम का नाम सुने होंगे। इसी तरह नाक से जो निकलते हैं वो सब चीजें क्या है? हमारे शरीर से निकलना अति आवश्यक है, क्योंकि उसकी मात्रा अगर हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है तो फिर क्या होते हैं? हम लोगों को नुकसान होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? उसको बाहर निकाल देते हैं। यही होता है ना। तो एक आता है किडनी। देखिए किडनी, किडनी जो है शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जन अंग है, क्योंकि यह ब्लड को क्या करता है? छानता है। किडनी जो है ब्लड को छानता है, जबकि पंपिंग कौन करता है? तो हृदय करता है। और शुद्धिकरण कौन करता है? तो फेफड़ा। यानी पंप करता है हृदय, छानता है किडनी यानी ब्रिक, और शुद्ध करता है फेफड़ा। तीनों का अलग अलग कार्य है। ब्लड के लिए तीनों अति आवश्यक है। अगर ये छानेगा नहीं तो क्या होगा? नुकसान होगा। चाय बना लिए और चाय पत्ती को न छाने तो ऐसे तो पी नहीं पाएंगे, ऐसे तो पी नहीं पाएंगे। तो उसी तरह ये क्या करता है? ब्लड में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको क्या करता है? ये कौन? किडनी छानता है ना। तो देखा जाए कि मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया आदि को बाहर निकालना होता है। जैसे हम लोग के शरीर में सबसे खतरनाक चीज बनती है तो वो है यूरिया। यूरिया बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारे शरीर में अमोनिया बनता है, जो लीवर से क्या करता है? स्रावित होता है। तो वो जो है अमोनिया किस में बदल जाते हैं? तो यूरिया में। और वही यूरिया क्या होता है? शरीर से बाहर निकाला जाता है। और सबसे खतरनाक ये है हमारे शरीर के लिए यूरिया। यूरिया का काम तो खैर खेत में वो करते हैं ना, खाद के काम में आता है। लेकिन हमारे शरीर में कौन खाद है? खाद की क्या जरूरत है? कौन उसमें फसल तो उगाना नहीं है कि उसमें फसल क्या करेंगे उगाकर। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? बाहर निकालना क्या हो जाते हैं? अति आवश्यक हो जाते हैं। तो वही मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? ब्रिक यानी किडनी होते हैं। और इनसे संबंधित अन्य सहायक उत्सर्जी अंग यानी ब्रिक से संबंधित है जो मुख्य जो अंग है वो कौन कौन से हैं? तो पहला है मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर्स। यूरेटर्स, यूरेटर्स यानी मूत्रवाहिनी, जिससे क्या होते हैं? यूरिन बाहर निकलता है। मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा, और क्या होते हैं? मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये हो गया यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा। मूत्र मार्ग ये क्या है? ब्लैडर, यानी जहां पर कहा जाता है मूत्राशय, जहां पर मूत्र आकर क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। लगभग इसमें आधा लीटर रहते हैं, आधा लीटर। और जब उसकी मात्रा बढ़ती है तो वही हम लोगों को क्या लगता है कि अब यूरिन को बाहर निकाला जाए।
क्योंकि अब हमें क्या हो गया, अधिक मात्रा में हम इसको स्टोर कर लिए हैं। होता है ना, घर में कचरा होता है, बाल्टी में रखे रहते हैं, डस्टबिन, तो अगर वो भर जाता है तो क्या करते हैं, ले जाकर फेंकते हैं। नहीं फेंकेंगे तो अब वो क्या करेगा, जमीन पर चारों तरफ गिरना शुरू। तो इसी तरह ये भी क्या होगा, नुकसान होने लगेगा। तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये यानी जो किडनी में मुख्य जो होती है 3 अंग होते हैं उत्सर्जी अंग के लिए। पहला क्या होता है, मूत्र वाहिनी, दूसरा मूत्र मार्ग और तीसरा मूत्राशय। यही तीनों हैं। तो सबसे पहले किडनी को देख लिया जाए, और भी सभी जो उत्सर्जी अंग हैं उनको देखा जाएगा, लेकिन अंत तक रहेंगे तब, भाई अंत तक बने रहेंगे तभी ना। एक एक चीज बताएंगे इसका कि कैसे काम करता है। जैसे अपवहन विधि, किसी का किडनी फेल हो गया तो कैसे कार्य करेगा, A to Z, कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखा जाए तो देखिए, वृक्क यानी किडनी। तो मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। एक जोड़ी का मतलब, जोड़ा का मतलब 2 होता है ना, तो पेयर्स होते हैं। यानी देखिए 1 और 2, और दोनों का आकार जानते हैं कैसा होता है, सेम के बीच के आकार का। सेम के बीच के आकार की तरह ये क्या होते हैं। तो वही यानी मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं जो उदर गुहा में, देखिए एब्डोमेन, उदर गुहा को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमेन कैविटी में डायफ्राम के नीचे, यानी डायफ्राम ये है ना, ऐसा ही लगा रहता है, यही पीछा रहता है। जैसे कहाँ, उदर गुहा में अंदर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे ना तो इसे 2 को गड्ढा नहीं है पीछा, तो उसके अंगाव पाया जाता है। क्या होते हैं, डायफ्राम के नीचे कशेरुक दंड के दोनों ओर अधर सतह पर पतली पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा क्या होते हैं, लगे रहते हैं। ये जो है क्या, कशेरुक दंड, ये जो है ना कशेरुक दंड, पूरा जहां से जाकर ये स्थिर हो जाता है, वहीं पर ये जाकर क्या हो जाते हैं, स्थिर रहते हैं। और उसको एक झिल्ली बंद किया रहता है, और उस झिल्ली का क्या नाम है, पेरिटोनियम। यानी ये जो किडनी है ना, किससे ढका रहता है, तो पेरिटोनियम झिल्ली से ढका रहता है। याद कर लीजिएगा, बहुविकल्पी के लिए पूछेगा, बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि किडनी जो है यानी वृक्क जो है किस झिल्ली के द्वारा ढकी रहती है, तो पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा वो क्या रहती है, ढकी रहती है। तो कुछ समझ में आया है। उत्सर्जी अंग जो होते हैं यानी अपने हमारे शरीर से जो भी बेकार चीजें हैं उनको क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। यानी जो अंग होंगे सब उसी के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। समझ में आया, तब आगे देखा जाए। ठीक, देखिए बच्चा, अब जो है ना वृक्क की बाह्य संरचना ना, बाह्य संरचना यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी की बाह्य संरचना कैसी होती है, यानी बाहर से ये कैसे दिखेगा, बाहर से ये कैसे दिख रहा है, यही बताना है। तो सबसे पहले तो है 2 को दिख रहे हैं, 2 किडनी है, दोनों का आकार कैसा होता है, सेम के बीच के आकार का ये होता है। दोनों के भार भी होंगे, दोनों के भार जो होते हैं यानी पुरुषों में जो होते हैं, यानी पुरुष और महिला में दोनों के भार अलग अलग होते हैं। जैसे पुरुषों में क्या होता है, इसका भार 130 से 160 ग्राम तक होता है, 130 से 160 ग्राम, यानी 100 ग्राम से ज्यादा है, 150 ग्राम तक। अच्छा, कि महिलाओं में क्या होता है 110 से 130 ग्राम तक, 150 ग्राम तक। यानी ये क्या होते हैं, महिलाओं में थोड़ा सा वजन कम होता है। क्यों, क्योंकि उनका वजन भी कम होगा, शरीर के बनावट के अनुसार ही ना होगा। पुरुष के जो होती है तो उनमें देखिए वो लंबे लंबे, अच्छा हिष्ट पुष्ट होते हैं। महिलाओं का क्या होता है, शरीर थोड़ा कोमल होता है, जिसकी वजह से उनकी किडनी की भी वजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी पुरुषों में इसका वजन क्या होता है, महिलाओं की अपेक्षा अधिक होती है। क्यों होती है, तो क्योंकि उनकी बनावट जो शरीर की संरचना के बनावट के आधार पर होता है। एक छोटे बच्चे में 100 ग्राम का नहीं खोजेंगे किडनी। अगर नवजात बच्चा है, छोटा बच्चा, और उसको कहिए कि उसके किडनी का वजन 150 ग्राम होगा तो नहीं होगा। एक शरीर के बनावट के अनुसार इसका क्या होता है, वजन माना गया है। तो पुरुषों में इसका औसत मान माना गया, औसत होता है ना, तो कितना माना गया था, तो 130 से 160 ग्राम, 110 से 150। तो देखिए वृक्क सेम के बीच के आकार की कैसी होती है, कत्थई लाल भूरे रंग के अंग होते हैं। यह लगभग 10 सेंटीमीटर क्या होगा, चौड़ा 5 से 6, और मोटा कितना होता है, तो 2 से 5 सेंटीमीटर। यही होते हैं किडनी की लंबाई, लगभग 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई
5 से 6 और मोटाई 2 से 5 सेंटीमीटर तक। पुरुष में वृक्क का भार 130 से 160 ग्राम तथा महिलाओं में 110 से 150 ग्राम तक होता है। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। ये वृक्क है ना, इसी के ऊपर ऐसे बना रहता है। क्या होते हैं, बहुत जैसे लगेगा कि एक चर्बी उस पर जमी हुई है। तो देखिए, यानी ये वृक्का के ऊपर जो है ना, क्या रहता है, अधिवृक्क ग्रंथि रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। मनुष्य में दायां वृक्क बाएं वृक्क की अपेक्षा क्या होती है, कुछ पीछे होती है। यानी दोनों एकदम ऐसे नहीं रहते हैं, एक को हल्का जो है ऐसे रहेगा और थोड़ा सा ऐसे जो है ना, किडनी ऐसे कहेंगे कि एकदम बराबर रहते हैं, तो बराबर नहीं, एक को थोड़ा सा क्या होता है, नीचे रहता है और थोड़ा सा हट के। दोनों बराबर नहीं रहेंगे, हल्का सा इधर उधर रहते हैं और ये थोड़ा सा नीचे घुमा रहेगा। कौन, दायां वाला। तो वही है, मनुष्य में दायां वृक्क बाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ पीछे तथा नीचे की ओर क्या होती हैं, थोड़ा सा ऐसे है ना, तो ये थोड़ा सा पीछे होगा और क्या होगा, नीचे की तरफ हो रहे हैं। और वृक्क का भीतरी किनारा धंसा हुआ या अवतल, यानी देखिए वृक्क का बाया ये जो है ना, क्या है, धंसा हुआ है कि नहीं, तो अवतल की तरह है कि नहीं। धंसा हुआ है तो कनकेव हो गया, यानी अवतल हो गया, और जो निकला होगा उत्तल हो जाएगा। जो निकला है उत्तल, जो धंसा है अवतल, यही ना। तो वृक्क का भीतरी किनारा धंसा हुआ या अवतल तथा बाहरी किनारा उभरा या हुआ या उत्तल होता है। अवतल तल भीतर की ओर धंसकर एक गर्त, जो अवतल तल है, यानी ये जो अवतल तल है ना, धंसकर क्या करता है, एक गर्त का मतलब गहराई, गर्त का मतलब याद कर लीजिएगा, वृक्क में पाया जाता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग भी। पिट, जिसको पिट बोलते हैं, गर्त या पिट पूछ देता है बहुविकल्पी में कि गर्त संबंधित है, बहुविकल्पी में ऐसे पूछेगा, गर्त संबंधित है, वहां पर किडनी देगा, लीवर देगा, इसके बाद वो दे देगा फेफड़ा और पैंक्रियाज, तो वहां पर ऑप्शन में किडनी रहेगा, क्योंकि गर्त संबंधित है तो किससे हो जाएगा, किडनी से। बहुविकल्पी में एक एक चीज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर दे देगा, तो वहां पर आप लोगों को समझदारी यही है कि पूरा पढ़ना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, तो वो तो पढ़िए, लेकिन कुछ पूरी समरी पढ़नी पड़ती है। तो वही बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं, नाभिका या हाइलम, यही यानी जो जाता है, जो ये प्रवेश करने वाला जो गर्त है ना, इसमें जो ब्लड जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, हाइलम या नाभिका या हाइलस। 3 नाम है, नाभिका, हाइलम, हाइलस, तीनों नाम है। जहां से क्या होते हैं, देखिए हाइलम या हाइलस कहते हैं, यहाँ से मूत्र नलिका निकलती है, यहाँ से क्या हो जाती है, मूत्र नलिका निकलती है, जो उदर के निचले भाग में स्थित थैली नुमा मूत्राशय में क्या होती है, जाकर खुलती है। यहाँ से यूरिन तो आएंगे, ये दोनों पाइप से दिख रहा है ना, और यहीं पर आकर क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगी, और ये जो नीचे दिख रहा है ये, तो ये क्या करती है, थैली नुमा मूत्राशय में खुलती है। प्रत्येक वृक्क, जो प्रत्येक वृक्क है, वृक्क धमनी द्वारा रुधिर प्राप्त होता है, क्योंकि धमनी ही न करता है, सभी अंगों में रक्त को क्या करता है, भेजता है। फेफड़ा जब पंपिंग करता है तो क्या करता है, वो तो लेता है ब्लड, सिराओं के द्वारा क्या कर लेता है, ले लेता है, और सभी अंगों में कौन भेजता है, धमनी। तो वही क्या करता है, वृक्क जो होती है धमनी के द्वारा क्या करता है, ब्लड को प्राप्त करता है। और वृक्क शिरा द्वारा वृक्क परिशोधन या शुद्धिकरण के बाद क्या हो जाते हैं, महाशिरा में, क्योंकि अब महाशिरा में शुद्ध रक्त कहाँ पहुंचता है, तो महाशिरा में। अपवाद है ना ये, महाधमनी में अशुद्ध रक्त बहती है, जैसे धमनी में कहा जाता है ना कि शुद्ध रक्त पाया जाता है, धमनी में शुद्ध रक्त और शिरा में अशुद्ध रक्त, लेकिन महाधमनी में अशुद्ध रक्त बहते हैं और महाशिरा में शुद्ध रक्त बहते हैं। यहीं पर अपवाद है दोनों। धमनी तो कहा जाता है कि यहाँ पर शुद्ध ब्लड है, और शिरा में कहा जाता है कि अशुद्ध है, लेकिन महाधमनी में अशुद्ध ब्लड हो जाता है और महाशिरा में शुद्ध ब्लड। तो वही यहाँ पर छानने के बाद देखिए, और वृक्क शिरा द्वारा वृक्क परिशोधन या शुद्धिकरण के बाद महाशिरा में क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। और जब महाशिरा में पहुंचेगा तो कहाँ जाएगा, सीधे हृदय के पास जाएगा ना,
फिर वहां से फेफड़ा से लेगा, फिर वहां पर शुद्ध होगा। ये क्राइटेरिया जीवन पर्यंत क्या होगा, चलता रहेगा जब तक हम लोग जिंदा हैं। यानी लाइफ टाइम ये क्या करता है, ये क्रिया लगातार चलती रहती है। तो ये बाहरी संरचना है। अभी आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कई चीजें कि कहीं किडनी फेल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, होगा ना। तो अभी उसके बारे में हम बोले कि अभी तो एक एक को धीरे धीरे ना, एक एक को क्या किया जाएगा बच्चा, धीरे धीरे। तो अभी बाहरी संरचना के बारे में बता रहे हैं। अब क्या बताया जाएगा, इसकी आंतरिक संरचना। पहले उत्सर्जन तंत्र बता दिए, इसके बाद बाहरी संरचना। अब इसका क्या किया जाएगा, आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना के बाद अब वो जो इससे बीमारी जो रिलेटेड है सभी जीवों का, जैसे हम लोग तो मनुष्य हैं, तो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र हम लोग किडनी मान लेते हैं मुख्य बात। और भी तो जीव हैं, तो सभी का एक एक का क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। लेकिन क्या अंत तक रहेंगे तभी ना। देखिए वृक्क की आंतरिक संरचना ना, बाह्य संरचना तो हम बता दिए। अब उसकी आंतरिक संरचना को देखा जाए, यही ना। तो देखिए वृक्क के भीतरी यानी वृक्क के भीतरी धंसे हुए किनारे के मध्य में कीप के समान एक संरचना होती है। जैसे वृक्क जो है तो एक कीप के समान क्या होती है, संरचना पाई जाती है। यही ना दिखाए थे ये। तो इसके भीतरी भाग में कीप के समान, देखिए ये है कीप, देखे हैं ना, जिससे तेल छाना जाता है। एक पतला आदमी से बोतल होता है तो उसी में लगा कर इसके बाद ढाल देते हैं। तो वो यानी ऐसे ही क्या होती है, संरचना पाई जाती है। जो श्रोणी या पेल्विस कहलाती है, ये वाला देख रहे हैं ना, श्रोणी या पेल्विस, यानी ये जो कीप का जो जैसे ये है, तो इसका ये वाला चीज को क्या कहते हैं, श्रोणी। समझ गए। यानी क्या कहा गया है कि वृक्क के भीतरी धंसे हुए किनारों के मध्य में कीप के समान क्या होती है, संरचना होती है ना, कीप के समान। ऊपर मोटा है, नीचे क्या हो जाते हैं, पतला। तो वो अब उसी को क्या कहते हैं, श्रोणी। यही भाग प्रायः संकरा होकर मूत्र नलिका का क्या कर देता है, यहाँ पर संकरा लिखे है ना, संकरी कर लीजिए। संकरी का मतलब कैसे होता है, जैसे वो शंकु देखे है ना, शंकु आकार, मैथ में तो है शंकु आकार, शंकु जैसे जोकर की जो टोपी होती है, तो उसी तरह तो वो क्या कर देती है, संकरी वक्त किसका निर्माण कर देती है, मूत्र नलिका का, है ना। ये मूत्र नलिका का क्या कर देंगी, निर्माण कर देंगी। और वृक्क का शेष भाग ठोस तथा दो भागों, बाहरी या परिधीय भाग और वलकुट एवं भीतरी या केंद्रीय भाग मेडुला में बदल जाता है। इसके दो भाग होते हैं, बाहरी भाग एक होता है ठोस, तो दूसरा दो भागों में, यानी बाहरी और परिधीय भाग दो भाग है। पहला भाग क्या है, वलकुट, और दूसरा मेडुला। मेडुला भाग में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। ठीक, वलकुट का मतलब होता है कार्टेक्स, ये दिख रहा है ना, वृक्क क्या है, वलकुट यानी किडनी कार्केट, कार्टेक्स। और एक होता है मेंडुला, यहाँ पर दिख रहे हैं ना, मेंडुला छोटे छोटे हैं, इसे क्या बोलते हैं, मेडुला पिरामिड। और इसे क्या बोल देंगे, जो खाली है उसे कार्टेक्स या वलकुट। देखिए प्रत्येक वृक्क में असंख्य कुंडली तथा लंबी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। यानी ये देख रहे हैं ना, इसमें छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन कहलाती हैं। वही जो नलिकाएं होती हैं, ये जो छोटे छोटे पाए जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का अभी अलग से पढ़ाया जाएगा, है ना। नेफ्रॉन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो अलग से उसका अलग से टॉपिक बनाया जाएगा यही। तो इसको याद कर लीजिए, वृक्क नलिकाएं या फिर नेफ्रॉन कहलाती हैं। मेडुला में 8 से 15 त्रिभुजाकार संरचनाएं होती हैं। कैसी होती हैं, त्रिभुजाकार, ये जो दिख रहे हैं ना, त्रिभुजाकार कैसी होती हैं, संरचनाएं होती हैं, जो पिरामिड कहलाती है। यही जो है ना, कैसी होती है, 8 से 15 होती है। हम यहाँ पर 6 बनाए हैं, 6 ही बनाए, क्योंकि संरचना अगर थोड़ा सा उसमें 15 करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और आप लोगों को तो समझ में आएगा नहीं, दिखेगा नहीं, समझ रहे हैं ना। इसीलिए हम इसको 6 ही कर दिए, लेकिन इसमें 8 से 15 क्या होती हैं, पिरामिड होती हैं। ये वलकुट द्वारा एक दूसरे से क्या होती हैं, पृथक रहते हैं।
जिसे बर्टीनी के रीनल कॉलम कहते हैं। ये कैसे होते हैं? एक दूसरे से क्या है? बटे हुए हैं। और किससे बटे हुए हैं? बर्टीनी के रीनल कॉलम। देख रहे हैं ना, ये जो कॉलम बना है एक वो नाम है बर्टीनी के रीनल कॉलम, जैसे ये सब नाम है ना उसी तरह। तो इसके द्वारा ये क्या होते हैं? एक दूसरे से बटे हुए हैं। यानी ये क्या है? वृक्क की आंतरिक संरचना का जितना जो था परिभाषा, अर्थात ये देखिए कैसा होता है संरचना? कीप के समान होता है। इसमें क्या क्या पाए गए हैं? और यही कीप के समान में इसके मुख को हम लोग क्या कहते हैं? हाइलम या फिर हाइलस कर बताए थे। हाइलम या हाइलस। और ये इसमें जो होते हैं ये वाला भाग, इसको क्या कहते हैं? वृक्क अंकुर। ये जो नली निकल कर आई है उसी को क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी। और ये जो बने हैं पिरामिड त्रिभुजाकार, उसे क्या बोलते हैं? मेडुला। कितनी संख्या होती है? 8 से 15 होती है ना। और ये किससे बटे होते हैं? तो बर्टीनी के रीनल कॉलम के द्वारा। समझ गए हैं ना। ये वाला भाग को क्या कहते हैं? कार्टेक्स। और ये देख रहे हैं ना, दीर्घ कैलिक्स और लघु कैलिक्स। समझ में आया? ये क्या थे? वृक्क की आंतरिक संरचना है। आगे देखा जाए। देखिए अगला जो है क्या है? वृक्क नलिकाओं या नेफ्रॉन्स की। इंपॉर्टेंट है नेफ्रॉन, बोर्ड में आएगा तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या होता है कि इसमें लगभग ना नेफ्रॉन्स में जो लगभग 8 से 15 लाख तक क्या होती हैं? वो केशिकाएं पाई जाती हैं। केशिका जानते हैं किसे कहते हैं? कोशिका नहीं, केशिका। एक केशिका होता है, एक कोशिका होता है। तो कोशिका नहीं बात कर रहे, केशिका जो एकदम पतली नसें होती हैं। बाल जिसे केस है ना, केस मतलब बालें होता है, वैसी पतली पतली इसके क्या होती है? अंदर केशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे केशिका गुच्छ कहते हैं। तो इसमें नेफ्रॉन्स में ना 8 से 15 लाख केशिकाएं पाई जाती हैं। तो जिसमें पहला आता है क्या है? बोमेन संपुट। कहीं लिखे हैं बोमेन संपुट, देख रहे हैं ना? यही है क्या? बोमेन संपुट। तो क्या होता है बोमेन संपुट में? प्रत्येक नेफ्रॉन में दोहरी कला युक्त प्याले नुमा मैलपीघी संपुट या बोमेन संपुट होता है। देखिए ये प्याले की तरह है ना, ऐसे ही ना है। और दोहरी संरचना, इस पर डबल लेयर है ना। तो यही है कि बोमेन संपुट में क्या होते हैं कि दोहरी कला युक्त होती है, यानी इसमें दोहरी झिल्ली होती है। और क्या होती है? प्याले नुमा मैलपीघी संपुट या बोमेन संपुट होता है। बोमेन संपुट का बाहरी स्तर कैसा होता है? चपटी, सल्की, उपकला एक ऊतक है जिसमें चर्बी, जिसमें उपकला ऊतक जिसमें ज्यादा रहते हैं ना, वो जो मोटे लोग होते हैं तो उनमें उपकला ऊतक पाया जाता है। वो ऊतक है जिसमें जितने मोटे लोग होते हैं ना, तो उनमें उपकला ऊतक ज्यादा पाया जाता है। तो जब ऊतक पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यहाँ पर तो किडनी की बात हो रही है। तो इसमें क्या होते हैं? सल्की, चपटी। इनका बाहरी स्तर कैसा होता है? चपटी होता है, सल्की होता है, उपकला तथा आंतरिक स्तर विशेष प्रकार की चपटी कोशिकाओं पोडोसाइट से बना होता है। ये ब्लड को छानने का काम करता है बोमेन संपुट। ब्लड जो है ना सब, तो यही है क्या कि इसकी संरचना ये हो गई। इसके बाद दूसरा है केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ये भी लिखा रहता है, ये जान लीजिएगा। केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस, दोनों में से कोई एक आ जाता है, तो दोनों साथ में चलना। बोमेन संपुट के अंदर रुधिर का प्रवाह एक मोटी अभिवाही धमनिका द्वारा होती है। दोनों धमनिकाएं एक बोमेन संपुट में केशिकाओं का क्या बनाते हैं? एक गुच्छ बनाते हैं। अपवाही दिख रहे हैं ना, अपवाही या वो अभिवाही, इसको अपवाही कर लिया जाए ना जी। दिख रहा है ना कौन सा? अपवाही धमनिकाएं दिख रहा है। ये जो जा रहे हैं नली वही क्या है? अपवाही धमनिकाएं। तो वही है क्या कि रुधिर बोमेन संपुट के अंदर रुधिर का प्रवाह एक मोटी अपवाही धमनिका द्वारा होता है।
दोनों धमनिकाएं बोमेन संपुट में केशिकाओं का क्या बना लेते हैं, एक गुच्छ बना लेते हैं। ये सब बनाए हैं ना गुच्छ। ये तो बस एक संरचना इसे बस खींच दिया गया है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्सेस होता है एकदम। एक दूसरे से नसें क्या होती हैं, दबी रहती हैं। जैसे आंत में होता है छोटी आंत ना, एक दूसरे से पूरी तरह से दबी रहती है, उसी तरह इसकी भी नसें दबी रहती हैं। तो वही। और इसके बाद तीसरा आता है मैल्पिघियन कणिका या रीनल कॉलम, है ना। कहा गया, यहाँ पर लिखे थे ना, मिट गया लग रहा है। रीनल काम बर्टिली का रीनल कॉलम अब सुने, अभी लिखे थे ना। तो वही केशिका गुच्छ तथा बोमेन संपुट सम्मिलित रूप से क्या बनाते हैं, मैल्पिघियम, यानी बोमेन संपुट और केशिका गुच्छ दोनों, यानी ये और ये दोनों मिलकर क्या किए हैं, एक गुच्छ बनाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, मैल्पिघियम कणिका कहलाती है। यानी कौन कौन सा, एक तो ये वाला हो गया और एक ये नसें जो निकल कर आ रही है, दोनों मिलकर यानी अपवाही धमनिकाएं, और ये दोनों मिलकर क्या बना दे रही हैं, मैल्पिघियन कणिका। मैल्पिघियन कणिका का निचला छोटा भाग क्या कहलाता है, ग्रीवा या नेक, जो रोमाभिक उपकला का बना होता है। रोमाभिक यानी उसमें रोए रोए रहते हैं, जैसे रेशे की तरह क्या रहते हैं, सब दबे रहेंगे। तो यही, यानी ये जो दिख रहे हैं क्या, केशिका गुच्छ है ना, और अब बोमेन संपुट। केशिका गुच्छ तो ये हो गया, और ये बोमेन संपुट, दोनों मिलकर ही क्या किए हैं, मैल्पिघियन कणिका या रीनल कॉलम का निर्माण किए हैं। अंते हैं, इस तरह क्यों बता रहे हैं, बहुविकल्पी कहीं से कुछ पूछ सकता है। बहुविकल्पी का तो कुछ पता नहीं है, कहाँ से क्या पूछेगा, होता है ना। तो बहुविकल्पी के लिए तो भाई पढ़ना पड़ेगा, सब पूरी किताब को ही पढ़ना पड़ता है। ये एक सोचेंगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम इसको पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, तो पढ़ तो लेंगे, तो वो तो क्वेश्चन लिखने के लिए, लेकिन बहुविकल्पी के लिए पूरे किताब को एकदम अध्ययन करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो कहाँ से पूछेगा ये नहीं पता है। तो वो भी हमारा क्या है, अभिन्न अंग है ना, 20 नंबर ना आएगा, तो वो भी तो एक अंग है, तो वो भी जरूरी है। न तो पता चला इधर हम 50 में 50 कर लिया, उधर 20 हमारा 0 हो गया, 20 बहुविकल्पी खत्म हो गए, तो नुकसान होगा ना। तो इसीलिए कि यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एक एक चीज पढ़ना पड़ता है कि मैल्पिघियन कणिका सम्मिलित रूप से बना होता है। पूछ सकता है कि मैल्पिघियन कणिका सम्मिलित रूप से बना होता है, जब पता रहेगा तभी ना। तो किससे होता है, केशिका गुच्छ तथा बोमेन संपुट, वहां पर ऑप्शन दिए रहेंगे, और भी नाम दे सकता था, तो वहां पर दिक्कतें हो जाएंगे। इसी 4 ऑप्शन में अगर ये वाला केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट दिया रहेगा तो समझ रहे हैं ना। आगे देखा जाए, देखिए अगला जो है ना क्या है, हेनले लूप। हेनले लूप क्या होते हैं, तो क्या होता है, समीपस्थ कुंडली नलिका आगे जाकर कैसा हो जाती है, एक यू आकार का। ये जो समीपस्थ नलिका ये कैसा हो गया, देखिए ऐसे हो गया कि नहीं, यू आकार का हो गया है। समीपस्थ जो नलिका है जाकर कैसा हो गया, यू आकार का। बाकी ये सब क्या है, ऐसे घूमी हुई है, यही है ना। तो यू आकार की हो जाती है। इसके नीचे की ओर जाने वाली अवरोही भुजा, यानी जो नीचे जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, अवरोही भुजा, और जो ऊपर जाएगा आरोही भुजा। यानी जो क्या कर रहा है, जो नीचे जा रहा है तो अवरोही बोलेंगे। ये तो ये है कि नीचे वाले को डिसेंडिंग और ऊपर वाले को एसेंडिंग, यही होता है ना, अवरोही और आरोही। तो होता है हेनले लूप वृक्क के मेडुला में क्या होते हैं, स्थित होते हैं, है ना। वृक्क के कहाँ स्थित होते हैं, मेडुला में। तो दिख रहा है ना, यहीं पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। यह यहाँ पर लिखेंगे, स्थित होता है। यह मूत्र के सांद्रण नियमन में क्या करता है, मुख्य भूमिका निभाता है। यानी जो मूत्र में जो सांद्रण होती है, अम्लीय है कि क्षारीय है, होता है ना, तो उसको क्या करता है, यही कंट्रोल करता है। कभी कभी मूत्र में क्या हो जाते हैं कि यूरिया का मात्रा ज़्यादा हो जाए, अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा, पीला हो जाता है, जैसे
दिन भर का स्टोर करके रखने पर अंत में जब किया जाता है, जब से 4 बार 5 बार मूत्र को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, तो फिर बाद में जब किया जाता है तो उस समय देखिए उसका रंग बदल जाता है, हल्का पीला हो जाता है। तो ये क्या करता है, कौन है, ननेलु, कि इसकी सांद्रण की भूमिका को क्या कर देता है, निभाता है। यानी अब कैसा है, अम्लीय है कि क्षारीय हो जाएगा। तो ये ननेलु हो गया। अगला टॉपिक देखा जाए फिर। देखिए अब क्या आता है अगला टॉपिक, वृक्क में मूत्र का निर्माण। सबसे ज्यादा यही उत्सर्जन तंत्र में जो विशेष प्रकार का होता है तो यही होता है, यानी मूत्र ही क्या होता है, सबसे ज्यादा अपशिष्ट पदार्थों में माना गया है कि क्या, कि वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रिया विधि है ना, बोल रहे हैं, यानी किडनी में कैसे मूत्र का निर्माण होता है ना। क्योंकि बोला गया है कि उत्सर्जन तंत्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो किडनी को माना गया अंग है ना, यानी वृक्क को। क्योंकि त्वचा से तो पसीना निकलता है, तो पसीना तो 12 महीना नहीं निकलता है, ठंडी के मौसम में नहीं निकलता है, आंसू भी हमेशा नहीं निकलते हैं, तो बलगम भी हमेशा नहीं निकलता है। लेकिन मूत्र जो है जब तक जिंदा है तब तक वो निकलना अति आवश्यक है ना। यानी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो मूत्र का क्या होगा, निर्माण होता रहेगा और उसको निकालना क्या है, अति आवश्यक है। तो देखिए इसमें जो आते हैं कि क्या आता है, परानिस्यंदन ना, क्या आते हैं, परानिस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना है ना। अल्ट्रा मोबाइल भी आता है, अल्ट्रा मोबाइल इस समय बहुत चल रहा है। एक तो मोबाइल है, एक अल्ट्रा मोबाइल है, बड़ा उस पर रील्स भी आ रहे हैं कि 10x करके एकदम जूम कर 100x करके जूम करके उसका देखा जा रहा है बहुत दूर दूर तक। तो वो आ गया अल्ट्रा मोबाइल। उसी तरह यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा यानी फिल्टर करना, पानी का फिल्टर सुने हैं ना, पानी को फिल्टर करके पिया जाता है आरओ में। गरम, हम लोग गांव वाले हैं तो हम लोगों को फिल्टर करने के लिए क्या करते हैं, गर्म पानी कर देते हैं और फिर उसी को पी जाते हैं। तो गर्म पानी करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया रहती है, तो वो पीते हैं तो फिर पेट में नहीं जाता होगा बैक्टीरिया में, तब कहाँ फिल्टर हुआ। लेकिन हम लोग कहते हैं कि अल्ट्रा फिल्टेड। तो उसी तरह तो आइए देखते हैं क्या परानिस्यंदन होता क्या, और इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा टिप्पणी के रूप में। टिप्पणी के रूप में परानिस्यंदन इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि केशिका गुच्छ की रुधिर कोशिकाओं में जितना रुधिर अभिवाही धमनिका, देखिए इधर से जितना आएगा उधर से ही ना उतना जाएगा, यानी जितना आएगा उतना ही क्या होगा, निकलेगा। ये तो नियम ही है कि जितना आया उतना ही क्या होगा, निकलना चाहिए। तो वही कह रहा है क्या, केशिका गुच्छ की रुधिर कोशिकाओं में जितना रुधिर अभिवाही धमनिका से आता है उतनी ही समान मात्रा में अपवाही धमनिका से नहीं निकल पाता है। हो गया ना। एक तो नियम है कि जितना आएगा उतना जाएगा, लेकिन ये जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है, तो ये बताइए, ये इधर से जा रहा है ना, तो इधर से निकलेगा, लेकिन निकलने के लिए क्या होगा, उसको दाब की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आइए देखते हैं। तो क्या होते हैं, इसके फलस्वरूप केशिका गुच्छ की रुधिर केशिकाओं में रुधिर दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब बताइएगा, जैसे जितना ब्लड आ रहा है कहाँ, अभिवाही धमनिका में, उतना अगर बाहर नहीं जाएगा तो रुधिर दाब में क्या हो जाएंगे, रुधिर नसों में क्या हो, केशिका में क्या हो जाएंगी, दाब बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेगा ना। अब ये पाइप है, इधर से आ रहा है और इधरिया से हल्का सा, बस हल्का सा क्या करिए, उसका मुंह बंद कर दीजिए। तब ये क्या होगा, यहाँ पर आकर क्या होंगे, दाब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो ये फूलना शुरू कर देगा ना, है ना। तो वही कह रहा है क्या कि इसके फलस्वरूप केशिका गुच्छ की रुधिर कोशिकाओं में रुधिर दाब बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए दाब के कारण रुधिर का तरल भाग छन कर कहाँ चला जाता है, बोमेन संपुट में आ जाता है। समझ रहे हैं, जैसे चाय छानते हैं ना, तो चाय छन्नी से छानते हैं। एक होता है कि सूती कपड़ा ले लेते हैं, कॉटन वाला, और उसमें छानते हैं। तो किसमें अच्छा छानेगा, सूती कपड़ा में, क्योंकि एकदम महीन होता है।
बोमेन संपुट में क्या हो जाता है, आ जाता है यह छना हुआ तरल नेफ्रिक निस्यंद या ग्लोमेरुलर निस्यंद कहलाता है। इसमें यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज तथा लवण भी क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। ये ऐसा चीज है ना कि ये सभी चीजों को छानना शुरू कर देता है। जैसे चाय छानते हैं ना तो बस पनिया नहीं ना आता है, उसके साथ साथ देखिए जब लास्ट टाइम में बचेगा चाय हुआ तो उसमें चाय पत्तियां भी आ जाता है। उसी तरह ये भी क्या है, जब ये छानना शुरू करता है ना तो उसमें सब कुछ जितने ब्लड में जितने भी विटामिन हैं सब क्या होंगे, छनना शुरू हो जाता है। अब ये पगला जाता है, कहता है ये कौन अपवाहिद, कहता है कि क्या करने लगा, हमको चाहिए क्या, जो बेकार चीजें हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो भी क्या होने लगती हैं, छनना शुरू हो जाती हैं। तो वहीं पर मामला क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, क्योंकि अब उसको भी तो बाहर नहीं निकालेंगे, प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, लवण हुए, ये सबको तो निकालेंगे नहीं, लेकिन क्या करता है वो छनना शुरू कर देता है। तो वही बोमेन संपुट है ना, वो क्या कर देता है, उन सब जितने भी विटामिन प्रोटीन है सबको रोक लेता है। कैप्सूल होते हैं बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल होते हैं, वो जितनी भी इंपॉर्टेंट यानी हमारे शरीर के लिए जो भी फायदेमंद है उसको वो क्या कर लेता है, रोक लेता है, यानी बाहर नहीं जाने देता है। नहीं तो बाहर जाएगा तो हम लोगों का शरीर क्या हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। यानी जो छन रहा है तो उसको रोकने के लिए कौन रोक देता है, तो बोमेन संपुट आप सबको ऑब्जर्व कर लेता है, कहता है कि नहीं तुम लोगों का काम नहीं है, तुम लोग कहाँ जाओगे, तुम लोग लुके रहो और जो बेकार चीज है उसी को हम बाहर जाने देंगे, है ना। अभी क्लास में जो बैठे हैं आप लोग, अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो सबको थोड़ी भगाएंगे, जो डिस्टर्ब करता है उसी को पहले भगाएं। तो उसी तरह वो जो माने खराब है उसको तो बाहर कर देगा, और जो अच्छी चीजें हैं उसको बोमेन संपुट क्या कर लेता है, एकत्र कर लेता है। तो वही देखिए क्या था कि केशिका गुच्छ की रुधिर कोशिकाओं में जितना रुधिर अभिवाही धमनिका में से आता है उतना ही समान मात्रा में क्या होता है, अपवाही धमनिका से नहीं निकल पाता है। और जब नहीं निकलेगा तो उसमें क्या होगी, रुधिर दाब बढ़ेगा ना। तो वही कह रहा है क्या, इसके फलस्वरूप केशिका गुच्छ की रुधिर कोशिकाओं में रुधिर दाब बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए दाब के कारण रुधिर का तरल भाग छनकर बोमेन संपुट में, वही जो तरल होगा, तरल लिक्विड फॉर्म में जो होगा वो तो छन जाएगा, और जो नहीं होगा तो, जो लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा तो क्या होगा, चलिए बच्चा चलिए इसमें आ जाना चाहिए ना, अरे नहीं आ जाना चाहिए। तो देखिए वही क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं कब, जब लिक्विड होगा। नहीं होता है कि मोटा वाला जितना सब तो उसी पर रुक जाएंगे, लेकिन जो लिक्विड होगा वो क्या होंगे, चले आएंगे। तो वही यह छना हुआ तरल नेफ्रिक, याद कर लीजिएगा बच्चा, नेफ्रिक निस्यंद या ग्लोमेरुलर निस्यंद कहलाता है। इसमें कौन कौन से भाग आते हैं, यही तो मेन है निकालना हम लोगों के लिए। यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज को बाहर निकालेंगे नहीं ना, लवण को बाहर निकालेंगे, सोडियम पोटेशियम ये सब जो आते हैं लवण होते हैं उनको बाहर निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। तो समझ में आया प्राणिस्यंद। सबसे चीज यहाँ पर इधर से ब्लड क्या हो रहा है, आ रहा है इसमें, तो उतना इधर से नहीं निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक दबाव बनाएगा, रुधिर दाब बढ़ेगा ना। तो वो रुधिर दाब जब बढ़ेगा तो जितनी भी लिक्विड फॉर्म होंगी, लिक्विड वाले सब क्या होंगे, बाहर चले जाएंगे, लेकिन जो लिक्विड फॉर्म में नहीं है वो क्या हो जाएंगे, यहीं पर रोक देगा कि नहीं रोक। जैसे चाय छन्नी में होता है क्या है, चाय पत्ती ऊपर रह जाता है, लिक्विड फॉर्म नीचे। तो उसी तरह ये भी काम करता है, और यह छना हुआ ही क्या कहलाता है, नेफ्रिक निस्यंद या ग्लोमेरुलर। समझ में आया ना। इसी तरह आता है चयनात्मक पुनरावशोषण, यानी पुनः अवशोषण, यानी फिर से क्या किया जाएगा, पुनः अवशोषण किया जाएगा। किसका, जो ही बताए हैं किसका, जितने विटामिन ब्लड में तो सभी विटामिन चलते रहते हैं, प्रोटीन है, लवण है, सब उसमें बहते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। तो उसका सिलेक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, वापस करेंगे ना, कि क्या उसी में छोड़ देंगे, उसको फिर ले आएंगे। तो क्या करेगा, वृक्क में प्रतिदिन लगभग कितना बनते हैं, लगभग 150 से 180 लीटर नेफ्रिक निस्यंद बनते हैं। याद कर लीजिए 150 से 180 निस्यंद प्राप्त होता है, जिसमें से मात्र 1.5 लीटर ही मूत्र के रूप में क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। यानी दिन भर में जो हम लोगों का मूत्र बनता है कितना बनता है, लगभग 1.5 लीटर, यानी 1.5 लीटर बनता है। अरे हो सकता है कि 1 लीटर भी हो सकता है 2 लीटर भी हो सकते हैं,
लेकिन लगभग औसत माना गया है कितना 1.5 हो जाए ना, यानी 1 लीटर से कम नहीं होगा, 2 लीटर से ज्यादा नहीं होगा, यानी 1 और 2 के बीच में क्या होंगे, बनेंगे। याद कर लीजिएगा, अगर एक दिन में 1.5 लीटर बन रहे हैं तो महीने में 45 लीटर बन जाएंगे ना। ये बताइए एक दिन में 1.5 लीटर तो 1 मंथ में कितना हो जाएंगे, 45 लीटर ना। तो एक साल में 12 का गुणा कर दीजिए, 45 में कितना हो जाएगा, 12 5 7 12 चौका 48, 540 लीटर है ना। इतना क्या हो गया, एक साल के मूत्र की गणना है ना। अगर एक आदमी पूरा 50 साल जी जाए तो 50 साल जिए तो कितने का गुणा करेंगे, तो 0 0 5 चौके 20 50 25 2 27,000 लीटर, 27,000 लीटर, यानी उसमें नहाया जा सकता है ना एकदम आराम से। जो 10,000 वाला टंकी तो आता है, ये तो 27,000 है, बहुत हो गया, उसमें नहाया जा सकता है, पोखरा हो जाएगा, यानी तालाब हो जाएगा। स्विमिंग पूल के लिए तैरने का काम आ जाएगा। आप तैरेंगे कहाँ, बहुत बदबू देता है, क्यों, क्योंकि उसमें अमोनिया है, जितने बेकार चीजें हैं। तो देखिए क्या कहा है कि वृक्क में प्रतिदिन लगभग 150 से 180 लीटर नेफ्रिक निस्यंद बनता है, जिसमें से कितने मूत्र निकलते हैं, तो 1.5 यानी 1.5 लीटर मूत्र क्या होते हैं, निकल जाते हैं, तथा शेष भाग का हेनले लूप में ही पुनः क्या हो जाते हैं, अवशोषण हो जाते हैं। जल के पुनः अवशोषण का नियंत्रण कौन करता है, एडीएच, याद कर लीजिएगा, एडीएच का फुल फॉर्म एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन द्वारा होता है। यानी ये क्या कर लेते हैं, जल का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, किसके द्वारा, एडीएच के द्वारा क्या हो जाते हैं, पुनः अवशोषण हो जाते हैं, समझ रहे हैं। और देखिए क्या कहे हैं कि जल के पुनः अवशोषण को ही क्या कहते हैं, कौन करता है नियंत्रण, एडीएच। इस क्रिया में जानते हैं क्या होता है, जो चीजें बच गई थी कौन कौन सा, देखिए ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल, फिर से उसको कहाँ भेज दिया जाता है, ब्लड में, क्योंकि जो बेकार चीजें उसको तो बाहर, लेकिन जो चीजें अगर छन गई है भूल कर भी, तो उसको फिर वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना, नहीं वापस करेंगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यानी क्या कर लेता है, विटामिन को, प्रोटीन को, अमीनो अम्ल को, अमीनो एसिड को, और जितने भी चीजें हैं ब्लड को, वो क्या कर देते हैं, फिर से वापस कर देते हैं, यानी पहुंचा देता है कहाँ, ब्लड में। क्यों, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती है हम लोगों को कहाँ, ब्लड में इन सब की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको पुनः क्या कर देता है, पहुंचा देता है। इसीलिए तो इसका नाम है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी चयनात्मक पुनरावशोषण। तो बड़ा नुकसान होगा, यही बात है कि आप गलती से अगर ये सब अपने पास रख लिया है, पूरा नुकसान कर जाएगा। इसको रखना जरूरी नहीं है। ये क्या कर देता है, कहता है कि नहीं ये हमारी अमानत नहीं है, आप इसको ले जाइए। हो रहे हैं। अब अगला टॉपिक देखा जाए, ये तो हो गया वृक्क के कार्य देख लिया जाए। अब जो आता है ना किडनी के कार्य, अर्थात फंक्शन ऑफ किडनी, यानी वृक्क के कार्य यानी फंक्शन ऑफ किडनी, यही ना। इसके क्या कार्य हो सकते हैं, तो इसके कार्य में पहला जो आता है, ये उपापचयी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया को द्रव्य, यानी द्रव्य ब्रैकेट में क्या लिखे होंगे, जल में घुलित अवस्था में शरीर से क्या कर देता है, किसको निकालता है, तो यूरिया। यूरिया का नाम सुने होंगे, बहुत बदबू देता है। अगर देख लीजिए, अगर इसका सुगंध अगर आप लोगों को लेना है तो कोई सरकारी हॉस्पिटल के बाहर देखिए, अच्छा ट्रेन में चल रहे हैं तो उसके जर्नल वाले डिब्बे में चले जाइए, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है। तुरंत जो ही आएगा
अदम आँख चारों तरफ से ऐसे लगेगा जैसे कि, लेकिन क्या करें, हमारे अंदर भी तो यूरिया बन रही है, उसको भी तो निकालना जरूरी है। तब उसी में किसी भी तरह एडजस्ट करते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का क्या कर देता है, कार्य करता है। इसके बाद ये रुधिर में उपस्थित अन्य विषैले तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने में क्या हो जाती हैं, जैसे कुछ चीजें होती हैं जो जैसे कि विषैले पदार्थ हमारे शरीर में बन रहे हैं, तो उनको भी क्या किया जाए, निकाला जाए। जैसे कुछ होती हैं जो बन जाती हैं कभी कभी, तो उनको भी निकालना क्या है, जरूरी है। जैसे कोई जहर खा लेता है तो उसको उल्टी कराया जाता है, कहा जाता है कि उल्टी करा देंगे तो शायद इसका जहर का असर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन पूरा तो खत्म नहीं होगा। दवा दिया जाता है, फिर वो यूरिन के द्वारा क्या हो जाते हैं, जो बचा कुचा रहेगा यूरिन के द्वारा क्या हो जाएंगे, बाहर निकल। उल्टी कराने के लिए साबुन का घोल दिया जाता है, नाली का पानी पिलाया जाता है, लैट्रिन का पानी पिलाया जाता है, कि किसी भी तरह, क्योंकि ऐसे तो उल्टी होगी नहीं। कोई करके जबरदस्ती करता है तो उसका ततवाऊ पकड़ लेता है, भाई अंगुली काट लेगा। तो ये सब चीजें देखकर साबुन का घोल अक्सर किया जाता है। वो पाइप से वो तो हॉस्पिटल में जाएंगे तब ना, घर पर, क्योंकि आप तो घर पर न खाए हैं, तो घर वाले भी अपना उपाय करते हैं कि कम से कम उल्टी कर दे तो कुछ जहर कम होते ले चले हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में भी निकालेंगे डॉक्टर अपनी तरीके से, लेकिन तब तक घर में तो कुछ ट्रीटमेंट हो जाए। तो जो गटर का पानी उसी को धक्कर उसको पिला दीजिए। मरता का नहीं करता, ये जिंदगी का मोह है ना, तो सब कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। ये जिंदगी है ना, तो वो उसके लिए भी वो करेंगे ही करेंगे। इसके बाद क्या होता है, भ्रूणीय अवस्था में वृक्क आरबीसी का क्या कर देता है, निर्माण करता है। आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं। कब, जब ये भ्रूण अवस्था, भ्रूण अवस्था जानते हैं ना, माँ के पेट में जब तक बच्चा है क्या होता है, भ्रूण अवस्था में होता है, तो उसमें भी ये क्या करता है, आरबीसी का निर्माण करता है। इस तरह से वृक्क के सब चीजें क्या हो गई, खत्म हो गई। तो हम लोग क्या उत्सर्जित करते हैं, तो यूरिया उत्सर्जित करते हैं ना। वृक्क जो है उत्सर्जित क्या करता है, तो यूरिया करता है। और भी तो उत्सर्जित वो होते हैं, तो देखिए एक बार वो भी देख लेते हैं कि उत्सर्जन के प्रकार है ना, कि कौन कौन से जीव क्या क्या उत्सर्जित करते हैं, है ना, तो उसको भी देख लें। ठीक, देखिए बच्चा, अब आता है ना बहुत ही ज्यादा, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यही है, क्योंकि बहुत विकल्पी में पूछ सकता है कि कौन सा पशु या जंतु क्या उत्सर्जित, जैसे मनुष्य का उत्सर्जन हम क्या किए थे, यूरिया उत्सर्जित करते थे, तो उसी तरह पक्षी भी क्या करेंगे, है ना, पक्षी हुए, उभयचर हुए, स्तनधारी हुए, वो क्या उत्सर्जित करते हैं। तो इसमें जो पहला आता है उत्सर्जन के प्रकार में अमीनो अम्ल उत्सर्जन, यानी एमिनोटेलिज्म। इसमें उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होता है, अमीनो अम्ल। यानी कौन अमीनो अम्ल को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तो जिसमें होते हैं सीपी होता है, घोंघा का नाम सुने होंगे, वो पाए जाते हैं। सीप की तरह जो कहा जाता है ना, कि वो समुद्र में पाए जाते हैं, बालू में भी पाए जाते हैं सीप, है ना, मोती निकलते हैं जिसमें से। कहते हैं ना, वो हरिवंश राय बच्चन का अच्छा कविता है कि गोता हर बार कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना, गोताखोर बार बार जाता है, बार बार खाली हाथ वापस आता है। तो वो सब जाते हैं, तो वही सीप, यानी इसमें से मोती निकलती है, सीपी, घोघा, ये इकाइनोडर्मेटा एक तरह का संघ है। ये क्या है, संघ जो आएंगे फाइलम, वो आपको अगले क्लास में मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ इकाइनोडर्मेटा है, जिसमें कई से ऐसे जो जलीय जंतु होते हैं, जैसे रेंगने वाले, तो इसमें पाए जाते हैं। तो वो हो गया। उसी तरह आता है अमोनिया। ये तो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन, याद कर लीजिएगा बच्चा, सीपी, घोघा याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखे हैं। तो वो कौन करता है, तो अमीनो। उसी तरह आता है अमोनिया उत्सर्जन।
अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है? तो इसमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन मुख्यतः अमोनिया के रूप में क्या होता है। यानी हम जो जंतुएं होते हैं ना, उनमें अमोनिया तो बन रहा है ना। यानी इसमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन किसके रूप में हो जाता है? तो अमोनिया, क्योंकि अमोनिया का सूत्र क्या होता है बच्चा? NH3। अमोनिया नाइट्रोजन है ना। तो ये ऐसे जंतु जो अमोनिया का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, उन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं। यानी जो सबका जो नाम लिखा है, जैसे अमीनो अम्ल जो उत्सर्जन करेगा उसे क्या बोलेंगे? अमीनोटेलिजम। जो अमोनिया का करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिक। जैसे जलीय कशेरुकी, कशेरुकी मतलब जो होता है ना, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कशेरुकी का मतलब वे जंतु जिनमें क्या होंगे? रीढ़ की हड्डी। तो कौन है? जलीय, जल में जो रहने वाले जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं? जलीय कशेरुकी। उभयचर, जो पानी और जल दोनों में रहते हैं, ऐसे जंतु हैं। कछुआ है, मगरमच्छ है, सांप भी है। ये सब क्या है? इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना। तो ये सब में कौन क्या उत्सर्जित करते हैं? तो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इसी प्रकार आता है यूरिया यानी यूरियोटेलिज्म, यानी यूरियोटेलिक। ठीक, जो यूरिया का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। जैसे इसमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन मुख्यतः यूरिया के रूप में होता है। इसमें अमोनिया के रूप में होता था उभयचर में, और इसमें क्या होंगे? यूरिया के रूप में, जो कि इसे उत्सर्जित करने वाले जंतुओं के यकृत में अमोनिया और CO2 की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होते हैं? यूरिया जो है ना, कैसे बनता है यूरिया? तो अमोनिया है और कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए NH3 है और ये क्या कर लेता है? तो इसके फलस्वरूप क्या बन जाते हैं? NH2CO NH2। अभी अभिक्रिया संतुलित नहीं है। जैसे आप लोगों को बताए हैं क्या कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनते हैं? लीवर में, और वहां से वो परिवर्तित होकर किसमें बदल जाता है? तो ये यूरिया में। और ये यूरिया कौन करता है उत्सर्जित? तो जितने स्तनधारी हैं, स्तनधारी का मतलब समझते हैं? जो बच्चे पैदा करते हैं, वो स्तनधारी होते हैं। समझ रहे हैं ना? जो बच्चे पैदा करते हैं और मादा जो है उसको क्या करती है? दूध पिलाती है। तो यानी स्तनधारी जितने होंगे वही क्या कहलाते हैं? वो यूरिया उत्सर्जित करते हैं। मनुष्य है, स्तनधारी का मतलब वही है जो बच्चे पैदा करते हैं। तो स्तनधारी ये हो गए। एक नाम आता है मेंढक, क्योंकि इसके भी क्या होते हैं? बच्चे होते हैं, अंडे नहीं देता है। जिनके कान होते हैं, कान पाया जाता है, तो वो इसके मेढक के बच्चे को हम लोग टेडपोल कहते हैं। जब लेकर आएंगे तो लगेगा कि मछली है, जब बड़ा होगा तो पता चला मेढक हो गया है ना। तो उसको मेढक के बच्चे को हम लोग टेडपोल कहते हैं। उसी तरह आता है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल जो है पक्षी या जितने सरीसृप हैं, सरीसृप माने रेंगने वाले जंतु, यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले जंतुओं को क्या करते हैं? यूरिकोटेलिक। जैसे पक्षी, सरीसृप और कीट, केचुआ उचुआ है ना, तो क्या करता है? तो यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है। समझ में आया? यानी जितने देखिए जो जीव जंतुएं हैं उनके उत्सर्जन के क्या हो गए? प्रकार हो गए। जलीय जंतु भी हो गए, उभयचर भी हो गए, पक्षी भी हो गए, सरीसृप भी हो गए, स्तनधारी भी हो गए। सबके बारे में यहाँ पर हो गया ना, क्योंकि ये बहुविकल्पी में आते रहते हैं, बहुविकल्पी में आते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस तरह से वृक्क का जितना फंक्शन था सब बता दिए। वृक्क कहते किसे? उसकी बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना है ना, उसकी मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि और उत्सर्जन के प्रकार सब क्या हो गया बता दिए ना। बोर्ड के लिए जान जाइए, पूरा पढ़ कर जाइए। ये हम नहीं कहेंगे कि यही इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। समझ गए ना? अगला टॉपिक अगले वीडियो में। ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को।